ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट टुडे विथ काइनेमेटिक्स और फिजिक्स में काइनेमेटिक्स बोल लीजिए, इसको मोशन इन वन लाइन बोल लीजिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोल लीजिए, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली पढ़ते क्या है, आपने देखो 10th में पढ़ा था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब आपके काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और विस्तारित रूप से हम इसमें यहाँ पे पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, ये सब हम पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आईआईटी और नीट लेवल के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिजिक्स, तो आपके इसमें हम पढ़ेंगे भाई साहब काइनेमेटिक्स। ठीक है, ओके, देखो फिजिक्स के दो डिविजन है बच्चा पार्टी, एक है आपका काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स जो है मोशन है। ठीक है, मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मैकेनिक्स। ठीक है, मशीन रिलेटेड कोई चीजें पढ़ेंगे, और मशीन क्या करता है, मूव करता है, या तो खुद मूव करेगा या तो चीजों को मूव कराएगा। ठीक है, ठीक है, सो मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, दोनों में भी हम दोनों चीजें पढ़ते हैं। एक चीज का मूव होना, उसके लिए जो इफेक्ट्स आते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, उसने कितना डिस्प्लेस किया, तो ये सारे आ जाएंगे आपके इफेक्ट में, और वो किस वजह से मूव हुआ, कितना फोर्स उस पर लगा या उसने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, ये हो गया कॉज। ठीक है, दोनों चीजें हैं। जब हम सिर्फ इसकी बात करते हैं इफेक्ट की, व्हेन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इफेक्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइजेस द इफेक्ट्स ओनली। मैकेनिक्स में सिर्फ इफेक्ट की बात अगर हम करेंगे, किसी बॉडी का मूव होना, किसी बॉडी का एक्सेलरेट होना, किसी बॉडी का स्टॉप होना, किसी बॉडी का स्टॉप से स्टार्ट होना, ये सारी चीजें जब हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक्स। ठीक है, सो पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, सो बेसिकली दीज आर पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह वगैरह, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सारे आपके भाई साहब मोशन रिलेटेड जो चीजें हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइजेस द कॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमको कॉज ऑफ मोशन पता चलता है। ठीक है, अभी कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स। ठीक है, जब हम इसको विस्तारित रूप से पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स, दिस इज नोन एज डायनामिक्स। सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच एनालाइजेस द कॉज ऑफ मोशन इन बॉडीज, दैट इज फोर्स, इज नोन एज डायनामिक्स। तो आपके मैकेनिक्स के दो पार्ट्स हैं, एक है भाई साहब आपका जो इफेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं काइनेमेटिक्स, और मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट क्या है भाई साहब, कॉज, विच इज बेसिकली नोन एज डायनामिक्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये सारे जो चैप्टर्स या ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, दीज आर ओनली पर्टेनिंग टू इफेक्ट्स, मतलब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तब हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, नाउ व्हाट इज मोशन, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। हम जब बोल रहे हैं ना किसी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो किस हिसाब, देखो जैसे समझो भाई साहब अभी साहिल और जयंत दो बसेस में बैठे हुए हैं। ठीक है, एकदम सामने, और ये जो बस है ये एकदम सेम स्पीड में आगे मूव हो रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो अभी 1 घंटे बाद अभी साहिल और जयंत एक दूसरे को देख पा रहे हैं, क्या 1 घंटे बाद भी ये दूसरे को देख पाएंगे, क्या 2 घंटे बाद भी ये एक दूसरे को देख पाएंगे? तो इसका मतलब इनका पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुआ एक दूसरे के कंपैरिजन में। सो हम बोलेंगे एज कंपेयर टू ईच अदर दे आर नॉट मूविंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हालांकि पेड़ पौधे, रास्ता, बाकी के लोग इनके कंपेयर में ये मूव कर रहे हैं, बट दे आर नॉट मूविंग एज कंपेयर टू ईच अदर। अभी जैसे मैं और आप हैं, दोनों भी मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, लेकिन कर रहे हैं भाई, अर्थ तो घूम रहा है ना, तो अर्थ के अंदर हम हैं। ठीक है, लेकिन हम, मेरी और आपकी वेलोसिटी सेम है, तो इसीलिए एज कंपेयर टू यू एंड मी, अगर हम दोनों का कंपैरिजन लें तो वी आर नॉट मूविंग। तो इसीलिए मोशन जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अ बॉडी इज मूविंग, बोल सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअली में हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? अर्थ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर करके बोल रहे हैं। एज कंपेयर टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट द बॉडी इज मूविंग। अगर मैं आगे पीछे जा रहा हूं तो ये किसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये दीवार जो है रेस्ट पे है, ये फर्नीचर जो है रेस्ट पे है, ये फ्लोर जो है वो रेस्ट पे है, आप रेस्ट पे हैं, आपके कंपैरिजन में मैं मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे भी नहीं है
और कोई भी चीज एब्सोल्यूट मोशन पे भी नहीं है। आप बोलेंगे बाहर का जो पेड़ है वो कहाँ मूव कर रहा है, वो तो भाई साहब एक जगह पे फिक्स्ड है। लेकिन नहीं भाई साहब, ये पूरा जो दुनिया है वो घूम रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया जो है बहुत जोर से घूम रही है। इज इट मूविंग? यस इट इज मूविंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं भाई साहब। ठीक है, किसका? अच्छा, एब्सोल्यूट मोशन क्यों नहीं बोल सकते हैं? नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। हम एब्सोल्यूट मोशन क्यों नहीं बोल सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। अर्थ के ऊपर भाई साहब मैं हूं और आप हैं, क्या हम दोनों मोशन में हैं? आर वी कम दोनों एक जगह समझो, दो पेड़ है, आर दे इन मोशन एज कंपेयर टू ईच अदर? तो हम नहीं बोल सकते ना एब्सोल्यूट मोशन में, कुछ भी नहीं बोल सकते ना। इसीलिए तो बोल रहे हैं कभी भी हम एब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं बोल सकते हैं और कभी भी हम एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं बोल सकते हैं। भाई आप बैठे हुए हैं, ये फर्नीचर अपनी जगह पे है, साइंटिफिकली तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज एट रेस्ट, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं है, ये घूम रहा है भाई साहब। और घूमना मतलब कोई ऐसा वैसा स्पीड नहीं है। अर्थ इज रिवॉल्विंग एट व्हाट 1100 माइल्स पर आवर, तो 1100 माइल्स की स्पीड से ये घूम रहा है भाई साहब। ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? इट इज स्पिनिंग एट द रेट ऑफ 1100 माइल्स पर आवर, तो ये भी घूम रहा है भाई साहब। ठीक है, अब आपको रेस्ट पे दिख रहा है लेकिन ये एक्चुअली में रेस्ट पे नहीं है। सो नथिंग इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ठीक है, हर चीज कभी भी रेस्ट पे है ही नहीं और हर चीज कभी भी मोशन पे भी नहीं बचती। An object is said to be in motion with respect to an observer if its position changes with respect to that observer. अगर समझ लो आप यहां हैं, अब अभी लेट्स से ये टेबल है, ठीक है, अभी मैं यहां पे हूं, अभी मैं यहां आ गया, तो मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है। ठीक है, मेरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट हैज चेंज, सो आई एम मूविंग। ठीक है, सो विद अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, with reference to a stationary observer, if the object is basically changing its position with respect to time, then we say that motion is happening. For motion, it may happen that the observer moves with respect to the object or the object moves with respect to the observer. हो सकता है भाई साहब ये आगे पीछे जा रहा हो। ठीक है, so someone has to move, दोनों भी मूव कर सकते हैं। तो आपके ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन तभी होगा जब देयर इज अ चेंज। मोशन कब होगा भाई साहब? मोशन होगा तभी जब देयर इज अ चेंज इन पोजिशन, देयर इज अ चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर, ठीक है, मोशन इज बेसिकली चेंज इन पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में अगर पोजीशन का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, देन वी से दैट मोशन इज हैपनिंग। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। आप अकेले में मोशन नहीं कर सकते, आपको कंपेयर करके बोलना पड़ेगा। मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन, इट हैज टू बी अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। मोशन इज अ कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट। सो वी विल नाउ डिफाइन मोशन by defining the observer, the frame of reference होता है भाई साहब, ठीक है, in which the observer sits and the other related parameters। ठीक है, ऑब्जर्वर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है। ठीक है, now what is frame of reference? frame of reference attached with the observer। ठीक है, जैसे आप किसी बस में हैं, तो ये बस जो हो गया, आप बैठे हुए हैं, आप मूव नहीं कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं क्या? नहीं, बस मूव कर रही है, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है। और बाहर बैठा कोई इंसान बोलेगा कि आप मूव कर रहे हो, क्योंकि वो फिक्स्ड है और आपका बस मूव कर रहा है,
लेकिन अंदर बैठा कोई इंसान वो नहीं बोलेगा कि आप मूव कर रहे हो, क्योंकि आप भी बैठे हुए, वो भी बैठा हुआ है, और बस दोनों को सेम स्पीड पे लेकर जा रही है. सो विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन हु इज सिटिंग इनसाइड अलोंग विथ यू इन द बस, ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अटैच्ड विद द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के साथ होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. रेफरेंस पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेजरमेंट्स आर टेकन. तो रेफरेंस पॉइंट होता है वो जहां से मेजरमेंट्स हम लेते हैं. ठीक है. तो समझ लो ये एक पेड़ है और मैं यहां पे हूं, अभी मैं यहां पे आया, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? इस फिक्स्ड पेड़ के कंपैरिजन में. सो विद रेफरेंस टू दिस फिक्स्ड पॉइंट आई हैव मूव्ड. इसको अपन बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट. ठीक है. डायमेंशन ऑफ अ मैथमेटिकल स्पेस is the minimum number of independent information needed to specify any point with it. तो आपका भाई साहब देखो, जैसे समझ लो अगर 2D स्पेस है, ठीक है, 2D स्पेस, तो आप किसी भी पॉइंट को एक्स वाई कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई कर सकते हो. अगर 3D स्पेस है तो आप किसी पॉइंट को एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई करते हो. आई कैप, जे कैप, के कैप, इससे आप स्पेसिफाई करते हो. तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? द डायमेंशन ऑफ अ मैथमेटिकल स्पेस is the minimum number of independent information needed to specify any point within it. एक पॉइंट को भाई साहब जब आप स्पेसिफाई करते हैं तो मिनिमम नंबर कितना? अगर 3D है तो भाई साहब 3 पॉइंट्स मिनिमम लगेंगे, अगर 2D है तो 2. ठीक है, क्लियर है? तो आपका जैसे देखो ये वन डायमेंशन हो गया. डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब सिर्फ इस एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है. इसीलिए आपके दो टॉपिक्स हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन पे जब आते हैं तब आप एक्स वाई या एक्स वाई जेड पे आ जाते हैं, लेकिन अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पे है तो ये आपका वन डायमेंशन. ठीक है. अलग अलग जगहों पे अलग अलग टॉपिक्स, मतलब अलग अलग नामों से टॉपिक जाना जाता है. मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन इज द सेम. ठीक है. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन वन डायमेंशन इज द सेम. मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. तो ये हो गया वन डायमेंशन. ये हो गया आपका भाई साहब 2 डायमेंशन, एक्स और वाई एक्सिस में 2 डायमेंशन में हो रहा है. और 3 डायमेंशन मतलब एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में ये मोशन हो रहा है. कोई बॉडी भाई साहब ऐसे मूव कर रही है, मतलब उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स बच्चा बॉडी? व्हेन वी ऑब्जर्व द नेचर वी सी मेनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन. तो ऑब्वियसली हमको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में दिखते हैं. फ्रॉम एक्सपीरियंस वी रिकॉग्नाइज motion represents the continuous change in position, change in position of an object with time, change in position of an object with time. Okay, that is called motion. When we study mechanics, the first step is to know the details of motion, which is dynamics part of the mechanics. ठीक है, dynamics part of mechanics. तो dynamics part क्या है भाई साहब आपका? जैसे कितने वेलोसिटी से चला, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. The other part is statistics, which deals with the body at rest. We study dynamics in 2 parts. एक हो गया आपका काइनेमेटिक्स में एंड एक हो गया आपका काइनेटिक्स में. इन काइनेमेटिक्स we study the motion in terms of space and time without knowing the cause of motion. in kinetics we include the cause of motion. काइनेटिक्स बोल सकते हैं हम इसको, या इसको हम भाई साहब डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, जो हमने अभी भी पढ़ा. डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं. We can call this काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स रिजल्ट है और डायनेमिक्स जो आपका फोर्स लग रहा है, कॉज. दिस इज बेसिकली द इफेक्ट. ठीक है. काइनेमेटिक्स इज बेसिकली द इफेक्ट, ये आपका इफेक्ट है, और डायनेमिक्स इज बेसिकली द कॉज, द कॉज. ठीक है. द प्रेजेंट लेसन इज अ स्टडी अबाउट मोशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कॉज. मतलब हम यहां पे अभी कॉज के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम यहां पे अभी फोर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम यहां पे अभी सिर्फ इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट. इन फिजिक्स वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ मोशन. तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है. एक आपका ट्रांसलेशनल, ठीक है, एक है आपका रोटेशनल, और तीसरा है आपका वाइब्रेशनल. These are the 3 types of motions we have in physics. A car moving in a highway, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप मूव कर रहे हो. गया क्या तुम्हारा? जिनका हो गया जमा करके जाओ. फिर हो गया?
द प्रेजेंट लेसन इज अबाउट, तो आपका ट्रांसलेशन मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया और वाइब्रेशन मोशन हो गया, ठीक है। ओके, सो अंडरगोइंग तो आपका कोई भी कार, ट्रांसलेशन मोशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन मतलब आपके बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं, जैसे मान लो कोई अगर आपका लेट्स से ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, कुछ दूर जाकर भाई साहब यहां पे बॉडी आया, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ बॉडी इफ इट डजंट गेट ऑल्टर्ड आफ्टर अ मोशन, इट्स नोन एज ट्रांसलेशन मोशन, तो इसको अपन ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। ओके, रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई साहब, आपका ये घुमा रहे हैं भाई साहब किसी एक्सिस पे बॉडी को, तो ये हो गया रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड देन वी हैव वाइब्रेशनल मोशन, कोई टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग ऑन अ हाईवे इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन मोशन, द अर्थ्स डेली स्पिन ऑन इट्स एक्सिस is an example of rotational motion, and the back and forth motion of a pendulum is an example of vibrational motion, ठीक है। ये सारे आपके मोशंस के। ओके, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इग्नोरिंग द एजेंट्स कॉजिंग द मोशन। हम यहाँ पे एजेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। यूजुअली द नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज इज जनरल इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड, being composed of translation, rotational and vibration etc. To simplify the complex nature of motion, a body can be treated as a particle. तो यहां पे एक बॉडी को भाई साहब हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो फिजिक्स में आप देखोगे, हो सकता है भाई साहब बहुत बड़ा कोई बॉडी हो, लेकिन हम उसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। भी बेसिकली ये पार्टिकल इधर गया, ये पार्टिकल इधर गया, हो सकता है वो हाथी हो, ठीक है, लेकिन उसको हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। भी बेसिकली जो भी डायग्राम्स हम बनाते हैं या जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं वो पार्टिकल नेचर से करते हैं, ठीक है। A body is treated as a particle, ठीक है। So to simplify the complex nature of motion, a body can be treated as a particle if the dimensions of motion are too large compared to its size. Thus, a particle is the strictest sense means an object without dimensions, having no length, breadth or thickness. तो जब मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी को मैं इधर से इधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, I am not talking about its length, breadth or height. I am not talking about its volume. I'm just representing it as a particle which has been made to move from here to here, ठीक है। इस तरह से हम भाई साहब फिजिक्स में पढ़ते हैं। Even though no such thing actually exists, ठीक है, in nature still the smaller the dimension of an object, the more closer it approaches to the concept of a particle. जितना small हम ले सकें। Usually a body is modeled as a particle if its size is negligible and irrelevant to the description of motion. Motion के साथ अगर उसके साइज का कोई लेना देना नहीं है, तो हम भाई साहब अभी देखो साइज का लेना देना किसके साथ होगा, मास के साथ होगा। तो ऑब्वियसली जब भाई साहब हम इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे तो हम फोर्स की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट फोर्स, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स आउट हियर, ठीक है। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन, तो आपका भाई साहब ट्रांसलेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पार्टिकल। अभी देखो ये पार्टिकल ने जितना, ये बॉडी है, ये पार्टिकल ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया और ये पार्टिकल ने भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया। इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, ट्रांसलेशन मोशन। यहां पे कर्विलीनियर बोल रहे हैं हम, कर्व के मोशन में जा रहा है, ठीक है। यहां पे भाई साहब रेक्टिलिनियर है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, बट बोथ आर ट्रांसलेशन मोशंस, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन वो मोशन होता है जहां पे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं गिरता है, ठीक है। बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ बॉडी देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स in such a way that the linear distance covered by each particle of the body is same during the motion, then the motion is said to be translatory. ये chewing gum प्लीज जरा फेंक कर आइए बाहर, मुझे बहुत इरिटेटिंग होता है। अगर मैं chewing gum चबाते हुए पढ़ाऊं आपको तो कैसा लगेगा। When a body moves in such a way that the linear distance covered by each particle of the body is same during the motion, then the motion is said to be translatory or translation motion, ठीक है। ओके, तो ये दोनों भी आपके ट्रांसलेशन मोशन है, इसको हम कर्विलीनियर बोलेंगे, इसको हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी अगेन ऑफ टू टाइप्स, कर्विलीनियर और रेक्टिलिनियर, अकॉर्डिंग एज द पाथ ऑफ द बॉडी of every constituent particle is similarly curved or straight line path. Here it is important that the body does not change its orientation. यहाँ पे इसका orientation change नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी भाई साहब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। ओके, इन पार्टिकल काइनेमेटिक्स मतलब हमने बॉडी को एक पार्टिकल मान लिया है, ठीक है। वी असेस द पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, इन सब चीजों को देखते हैं। फॉर दिस द ऑब्जर्वर इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, तो ऑब्जर्वर होता है आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, ठीक है,
जनरली द ऑब्जर्वर इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी हम यहाँ पे ऑब्जर्वर जनरली किसको मानते हैं, देखो समझ लो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। अभी आप कहां बोलोगे, कहां ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। तो लेट्स से एक्स वाई और जेड एक्सिस का जो ओरिजिन होता है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, ओरिजिन को, ठीक है। दिस ओरिजिन इज बेसिकली नोन एज द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में सारा मोशन होगा, ठीक है। दिस इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट while take place where the observer is placed fixed is known as frame of reference. Description of the state of body requires the location of an observer with respect to which the state must be specified. Otherwise, it would have no sense. In the figure below, तो अभी आप देखो भाई साहब, यहाँ पे फिगर है, एक ट्रेन है, उसमें भाई साहब कोई बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर 1, ये आपका भाई साहब सूटकेस है, दिस इज ऑब्जर्वर 2, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 इज ऑब्जर्विंग द सूटकेस फ्रॉम द सेम मूविंग ट्रॉली, ठीक है भाई साहब, ये मूविंग ट्रॉली है, इन दोनों में कोई मोशन नहीं होगा, ये और ये दोनों भी रेस्ट पे है अब एक दूसरे के कंपैरिजन में, लेकिन ये दोनों का इसके कंपैरिजन में मोशन हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्जर्वर 1 इज ऑब्जर्विंग द सूटकेस फ्रॉम द सेम मूविंग ट्रॉली, बट ऑब्जर्वर 2 इज ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ऑब्जर्वर 1 हु इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द ट्रॉली सेज द सूटकेस इज एट रेस्ट, सूटकेस नहीं मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, both have the same frame of reference, ठीक है। observer 2 is observing from the ground frame of reference says that the suitcase is moving, both observers are looking at the same object but they have different observations. इनके लिए ये सूटकेस मूव नहीं कर रहा है, इनके लिए ये सूटकेस मूव कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और ये एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये ऑब्जर्वर और सूटकेस सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, इसीलिए इस सूटकेस का मूवमेंट इस ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा, लेकिन इसका मूवमेंट इसको दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये दिस पर्सन इज एट अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस पर्सन हैज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सो ऑब्जर्वर 2 हैज अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हाइल ऑब्जर्वर 1 हैज द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद द सूटकेस, ठीक है। सो बोथ ऑब्जर्वर्स आर लुकिंग एट द सेम ऑब्जेक्ट बट हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अबाउट द स्टेटस ऑफ सूटकेस एंड नो वन विल बी रॉन्ग बिकॉज दे आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो इस ऑब्जेक्ट को भाई साहब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये देख रहे हैं, ठीक है। Okay, so motion and rest when a body or particle, तो आप देखो बार बार यहां पे अपन पार्टिकल बोलने लगे, ठीक है, बॉडी को हमने पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है, is in motion or at rest, when the body is in motion or at rest, it depends upon the frame of reference of the observer. तो आपके ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ, if an object changes its position in space with time relative to an observer, then it is said to be in motion. Otherwise it is at rest. Now we should know what is frame of reference, ठीक है। Frame of reference, suppose a person B who is on the ground observes a person A who is inside a moving train. B observes that position of A is changing and so A is in motion, ठीक है। तो B भाई साहब क्या देख रहा है? A is in motion. When B is also inside the train in the same compartment and train is still in motion, B observed that position of A is not changing, so A is at rest, ठीक है। जब तक B बाहर था तब तक A का मोशन दिख रहा था, अभी भाई साहब B और A दोनों एक साथ हैं तो दोनों को दोनों का मोशन नहीं दिखेगा, बिकॉज बोथ आर इन द सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, दोनों का सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया है, ठीक है, सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इसलिए दोनों को दोनों की स्पीड नहीं दिखेगी, दोनों का मूवमेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। When B is also inside the train in the same compartment and train is still in motion, B observes that position of A is not changing, so A is at rest. We can conclude that whether an object is at rest or motion, it depends from where the object is observed, which is called the frame of reference. कहां से हम भाई साहब इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और इसी को अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। The point from where an object's motion is observed is known as frame of reference, ठीक है। Here in the first case, ground is frame of reference, तो यहां पे भाई साहब क्या है? ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और सेकेंड केस में ठीक है द ट्रेन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ट्रेन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। देयर इज नो रूल और रिस्ट्रिक्शन ऑन द चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, वी कैन चूज इट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से भाई साहब हम इसको चूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही हम मोशन को डिफाइन करेंगे, वी विल डिफाइन मोशन ओनली फ्रॉम द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ओके। ट्रैजेक्टरी क्या होती है भाई साहब? द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रैजेक्टरी, इसको अपन बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ होता है, तो आप देखो भाई साहब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भाई साहब ऐसे भी जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा सकता है, दिस आर ऑल ट्रैजेक्टरीज, ठीक है। व्हेन वी राइट विथ अ पेन
or pencil on a paper, the tip of the pen leaves a clear mark on the paper. The mark appearing as a line, curve or straight represents the path followed by the tip of the pen. This is what we call the trajectory of the moving point. किसी moving point का भाई साहब ये हो जाएगा trajectory. Sometimes we look at the sky, we find a long thin line of smoke. If we curiously try to trace the object causing the smoke track, we can see the point-like object, that is a jet plane at the end of the track. It means that the points of space through which the jet plane passes are traced by the smoke of condensed paper. तो आप समझ लो ये आपका एक जेट प्लेन का वेपर्स जा रहा है, तो इसका मतलब इसी रास्ते वो गया रहेगा, है ना? ठीक है, ओके. Even though neither the jet plane nor the tip of the plane is ideally a point, following the assumption as discussed in the beginning of this chapter, we can practically treat them as points. तो अपन ट्रैजेक्टरी की बात करेंगे अभी. ठीक है, व्हाट इज बेसिकली अ ट्रैजेक्टरी? तो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज अ ट्रैजेक्टरी. ठीक है, ओके. लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. तो एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. इफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल आर रिलीज्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट्स बाय डेफिनेट रिलेशन. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब फंक्शन. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब रिलेशन है. ठीक है, y जैसे आपने पढ़ा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा आपने पढ़ा है, या y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब. तो एक रिलेशनशिप है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा अगर भाई साहब आपको दिखता है तो दिस इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x. ठीक है, आप लोग बहुत लॉस्ट लग रहे हो, या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या तो मन कहीं और है. और मेरे को सेकंड वाला रीजन ही सही लग रहा है. तो इतने लोग ऐसे करते हुए जा रहे हैं, तो आप भी मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी. मेरा कार्यक्रम यहाँ चलता रहेगा. एक स्टूडेंट भी रहेगा ना तो मैं उसको बैठ के पढ़ाऊंगा. जिसको आना है आए, नहीं आना नहीं आए. लेकिन यहाँ पे आप बैठ के क्रिब मत कीजिए, वो आपके लिए टाइम वेस्ट है. अगर मन बना लिया यहाँ पे आने का है तो फिर यहाँ पे आप अपने आप को डिवोट कीजिए. अगर खींचा तनाव में है तो मत आइए. अगर आपको लग रहा है कि नहीं वहां पे नाचना जरूरी है या वहां पे सेलिब्रेट करना है तो कीजिए भाई साहब. जो भी करना है उसको शिद्दत के साथ कीजिए. यहाँ पे आपके फेसेस से लग रहा है कि यू आर नॉट हेयर. वी कॉल इट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ये आपका भाई साहब है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. ऐसा लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो ऐसा मत लगने दीजिए. जहां पे इंसाफ मिलता है वहां पे जाइए. अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा जरूरी है तो प्लीज डू इट, बट डू इट विथ एसेंस. यहाँ पे ऐसे टेंशन में मत रहिए, यार उधर लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं यहाँ पे मरा पड़ा हूं. ये सब अगर आपके दिमाग में रहेगा तो लॉस है यहाँ बैठना. ठीक है, ओके. वी कॉल इट इक्वेशन, थोड़ा सा बंद कर दो क्या इसको. वी कॉल इट एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा भाई साहब आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. बहुत लोग आप लोगों में से नहीं आए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं. आपको भी अगर ऐसा करना है तो करिए, मैं तो अपना काम करता रहूंगा. इन अदर वर्ड्स वी कैन स्टेट दैट द इक्वेशन. लेकिन मेरा कंसर्न अभी तक वैसा ही है. आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं है इस पूरे बैच का, और मैं बहुत परेशान हो रहा हूं इस चीज से. इसलिए बार बार मैं ग्रुप में लिख रहा हूं. जितना एसेंस चाहिए ना, और ये मेरा फीडबैक नहीं है, सर का भी फीडबैक मैंने आपको कॉपी पेस्ट करके डाला है. ये मैसेज उन्होंने मेरे को भेजा है और मुझे भी यही लग रहा है. होमवर्क अधमरे माइंडसेट से आप करते हैं भाई साहब. कितने ही लोगों ने ये जो मैंने सोल्यूशन भेजा था उसको देखा? नहीं, टाइम नहीं है. तो ये ऐसा कार्यक्रम चलता रहेगा ना तो आप बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे. आपको बस आगाह कर रहा हूं, ट्रेजेडी हो जाएगी साइंस लेना. लिख के दे रहा हूं, एकदम बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी. कोसेंगे आप अपने आप को कि ये डिसीजन मैंने क्यों लिया. In other words, we can state that the equation that relates to the position vector displacement of a particle along x and y is a function, trajectory equation. When the displacement of a particle along y-axis is expressed as a function of displacement of the particle along x-axis, we call locus equation. तो भाई साहब अभी हम देखेंगे कि आपका ये जो y को जब हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x, इसी को अपन बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ ट्रैजेक्टरी. ठीक है, ओके. सो जैसे यहां पे देखो, एक सवाल ले लेते हैं हम. यहां पे अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन. एक पार्टिकल है जो कहां पे मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे. अकॉर्डिंग टू द स्कीम. ठीक है भाई साहब, यहां पे क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो, x की वैल्यू दी हुई है -8 sin पाई t. ठीक है, एंड y इज इक्वल टू -2 cos स्क्वायर पाई t. ठीक है,
ट्राजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है? y और x में रिलेशनशिप। इधर क्या है? x और t में रिलेशनशिप है और y और t में रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप को आपको y और x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है ट्राजेक्टरी का इक्वेशन। ओके, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो अभी आप भाई साहब देख लो, यहां पे y की वैल्यू क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर पाई बाई टी है। यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? ये अगर मैं x बाई ये -8 ले लूं, इस माइनस को इधर ढकेला, इस 8 को इधर, तो ये कितना हो गया बोलो? साइन पाई टी। आर बी क्लियर? ठीक है भाई साहब, साइन पाई टी हो गया। ओके, अभी cos पाई टी कितना होता है बोलो? cos स्क्वायर पाई टी कितना हो जाएगा? What will be cos square pi t? This will be equal to 1 minus sin square pi t। होगा कि नहीं? है कि नहीं भाई? sin square pi t plus cos square pi t कितना होगा? 1। पढ़ चुके हैं ना भाई साहब? sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर भाई साहब sin square pi t प्लस cos square pi t की वैल्यू देखें तो ये हो गया 1। ठीक है, cos स्क्वायर पाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी, cos स्क्वायर पाई टी की भाई साहब वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई टी। ओके, अभी यहां पे हमने साइन पाई टी की वैल्यू क्या निकाली? माइनस एक्स पाई ए। तो भाई साहब साइन स्क्वायर पाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 64, है कि नहीं? इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां पे आ गया कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 64। तो y की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? y इज इक्वल टू, ये हो गया 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना? y इज इक्वल टू -2 इंटू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट। हाँ ओके, चलिए फिर से कर लेते हैं इसको। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? x की वैल्यू दी हुई है कितनी? -8 साइन पाई टी, और यहां पे y की वैल्यू क्या दी हुई है? -2 कॉस स्क्वायर पाई टी। अभी ट्राजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है भाई साहब? ट्राजेक्टरी का इक्वेशन होता है y और x में रिलेशनशिप, ये होता है ट्राजेक्टरी का इक्वेशन। अभी फिलहाल ये वाला x किससे रिलेटेड है? t टाइम से। ये वाला y किससे रिलेटेड है? t टाइम से। आपको एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जहां पे y और x का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन को कंसिडर करते हैं। x इज इक्वल टू -8 साइन पाई टी। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बोलो? x बाई 8, ये माइनस हो गया, ये हो गया साइन पाई टी। ठीक है, अगर भाई साहब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो यहां हो गया साइन स्क्वायर पाई टी इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो, देखो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो गया? 64। ठीक है, ओके, अभी y की वैल्यू क्या है? देखो यहां पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई टी प्लस कॉस स्क्वायर पाई टी इज इक्वल टू 1, क्योंकि अपने को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन स्क्वायर पाई टी की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस कॉस स्क्वायर पाई टी इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर पाई टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 64। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी y क्या है? y इज इक्वल टू -2 कॉस स्क्वायर पाई टी। तो ये हो गया कितना बोलो? -2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 64। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? दिस विल बी -2 इंटू 1, ये हो गया -2, -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 64, तो ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। ओके, तो हम y को क्या लिख सकते हैं? y को लिख सकते हैं -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। बस ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। y और x में रिलेशनशिप है। ठीक है, सो ये हो गया y इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32। हाँ कर दूंगा। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ये हो गया आपका y और x में रिलेशनशिप। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? ओके, तो भाई साहब अभी देखो यहां पे क्या हो जाएगा? ये आपका क्या है? एक पैराबोला है, ये आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आपके 11th में ही है बेसिकली, हाइपरबोला पैराबोला। तो ये एक पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, दिस इज पैराबोलिक पाथ। देखो यहां पे अगर मेरे को इसको ड्रॉ करना है तो कुछ चीजों को देख लो। जब मेरा x इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ध्यान देना, ये पैराबोला होगा। जब भी आपका y इज इक्वल टू कुछ ऐसा रहेगा, a x स्क्वायर ऐसे टर्म्स में रहेगा ना, सो इट विल बी बेसिकली अ पैराबोला। अभी कुछ पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। पैराबोला मतलब ऐसे होगा। ठीक है, ओके, अगर x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी? -2 प्लस, बस -2 हो गया ना, है ना, -2। देखो x की वैल्यू जब 0 है
तो y की वैल्यू कितनी हो गई -2। ठीक है, क्लियर है। अब y की वैल्यू जब 0 है तो y को हमने 0 ले लिया, -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32 है ना। तो इस 2 को इधर ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 32। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 इंटू 2 दैट इज 64। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, +-8। देखो यहाँ पे +8 पे और -8 पे, ठीक है, आपका भाई साहब y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट विल बी। तो ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, इसके बारे में और विस्तारित रूप से आप मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल जो मेन मुद्दा यहां पे था वो था ये। ठीक है, y इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 32, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। दिस इज हाउ यू विल बेसिकली फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, ओके। अ पार्टिकल मूव्स इन एन xy प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वेरीज विद टाइम। ये इसका पोजीशन वेक्टर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल। देखो भाई साहब, पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, r। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो पोजीशन वेक्टर होता है, समझ लो ये x, y और z एक्सिस है। यहां से भाई साहब पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, 2 sin 3t, ये है i कैप प्लस 2 1 माइनस cos 3t j कैप। ठीक है भाई साहब, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। आई कैप कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस। तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं, ये एक्स वाई प्लेन पे चल रहा है, दिया भी हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, तो एक्स आई कैप हो गया ये प्लस 2, सॉरी ये हो गया वाई जे कैप, ये होगा है ना। ठीक है, तो यहां पे मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई 2 sin 3t, है कि नहीं, क्लियर है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो ना भाई साहब, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो कंपेयरिंग भाई साहब आपका एक्स कितना आ गया और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 3t। ठीक है, अभी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालना है, मतलब वाई और एक्स में रिलेशनशिप निकालना है। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, साइन 3t, ये हो गया आपका x बाई 2। तो यहां पे साइन स्क्वायर 3t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है, क्लियर है। यहां पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस कॉस 3t। ठीक है, ये कितना हो गया भाई साहब आपका y, सो ये हो गया आपका y बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 3t। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, cos 3t इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई 4। इसको इधर लिया भाई साहब। ठीक है, तो आप बताओ मेरे को cos स्क्वायर 3t कितना आ जाएगा, दैट विल बी 1 माइनस वाई बाई 4 का स्क्वायर। अभी मैं आपको बताता हूं क्यों मैंने यहां पे स्क्वायर किया है, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 3t प्लस कॉस स्क्वायर 3t, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब कर लो भाई साहब, साइन स्क्वायर 3t कितना आया है, एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर बाई 4, कॉस स्क्वायर 3t कितना आया है, 1 माइनस वाई बाई 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। आ गया भाई साहब, आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई चाहिए ट्रैजेक्टरी में, वही है, एक्स और वाई में रिलेशनशिप है ये। ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ओके, मोशन इन वन डायमेंशन की जब हम बातें करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, द पार्टिकल इज इन कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कैन ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। पैरामीटर्स क्या क्या है भाई साहब आपका, पोजिशन, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, ये सारे तमाम चीजें हैं जो आपके काइनेमेटिक्स में आते हैं, जिन चीजों से आप थोड़ा बहुत वाकिफ हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके। डिस्टेंस, पाथ, लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है भाई साहब, डिस्टेंस होता है पूरा एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्टेंस बच्चा पार्टी, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो भी नहीं हो सकता। ठीक है, एसआई यूनिट इसका क्या है भाई साहब, मीटर। सपोज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, अभी भाई साहब ए टू बी मूव कर रहा है, तो ये जो लेंथ है ना भाई साहब ए से लेकर बी तक, इसको आप मेजर करेंगे एज डिस्टेंस। ठीक है, दिस विल बी डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पाथ फ्रॉम ए टू बी विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, अभी आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो समझ लो भाई साहब, आप
यहां से स्टार्ट किया और यहां से ऐसे घूम कर गया यहाँ पे, तो ये ए है और ये बी है। आपका ये भले ही डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, ठीक है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशंस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजिशन वेक्टर, दैट इज वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, और वी कैन से दैट इट इज अ मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजिशंस। ये क्या है भाई साहब, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो आपका पार्टिकल ए है, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओ ए, इसको बोल दिया हमने R1। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये क्या हो गया भाई साहब आपका ओ बी, दैट इज R2। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ए बी, है कि नहीं, ये हो जाएगा ए बी। तो ए बी की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दैट इज हाउ मच, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। पाथ चाहे कुछ भी हो, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये नहीं होगा, डिस्प्लेसमेट मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या फर्क हो गया भाई साहब। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ भाई साहब मैग्नीट्यूड है, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों भी है, ठीक है। इट कैन हैव मोर देन टू वैल्यूज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, तो इसका भाई साहब दो वैल्यू हो सकता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इट हैज अ यूनिक वैल्यू बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। देखो मोर देन टू वैल्यूज क्यों बोल रहे हो, समझ लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप भाई साहब इस रास्ते से आए हैं, मैं इस रास्ते से गया हूं, मेरे लिए डिस्टेंस ए और बी के बीच में दूसरा है, आपके लिए दूसरा है, ठीक है। सो इसीलिए इट कैन हैव मोर देन टू वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये स्ट्रेट लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होगी, बराबर ही होगी, ठीक है। ये यूनिक वैल्यू होगा, जब एनी टू पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट का भाई साहब यूनिक वैल्यू होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। इट कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम, इट कैन डिक्रीज विथ टाइम। कैसे, देखो जैसे समझो आपका भाई साहब एक सर्कुलर मोशन है, आप ये चले और ये आए भाई साहब, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्टेंस आपने भले ही इतना कवर किया हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशंस आपका सेम है, दैट्स द रीजन इट हैज गॉट अ डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है। लेस देन जीरो क्यों हो जाएगा, देखो समझ लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं इधर गया, फिर वापस आया तो इधर आ गया, अभी देखो इधर जाना था मुझे लेकिन इधर आ गया, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेस देन जीरो भी हो सकता है, ग्रेटर देन जीरो तो हो ही सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। मैं यहां से स्टार्ट किया और वापस यहां पे ही पहुंचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। Point, position of a point, the position of a point is its location in the space at a certain moment of time with respect to a frame of reference। तो एक frame of reference से, ठीक है, the position of a point is a location in the space at a certain moment of time with respect to reference, ठीक है। तो आपका देखो reference point है, समझ लो A या B, ठीक है। if the reference point is zero, अगर भाई साहब reference point zero है तो position of A क्या हो जाएगा, अगर reference point zero है तो ये हो जाएगा -2 और बी का पोजीशन क्या हो जाएगा, +3। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर हमने रेफरेंस पॉइंट को जीरो माना, ए विल हैव -2 एंड बी विल हैव +3। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके ओके ओके। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस भाई साहब होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका ओनली मैग्नीट्यूड, दिस विल हैव ओनली मैग्नीट्यूड, this will have no direction, there will be no direction, इसका कोई direction नहीं होगा, only magnitude, ठीक है। displacement is the shortest distance from the initial to the final position of a body। displacement भाई साहब एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका भाई साहब
मैग्नीट्यूड भी होगा, इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड प्लस इट विल हैव अ डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होगा। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम आर टू पी देन रिटर्न्स बैक टू क्यू। अभी आप सोचिए एक पार्टिकल है, ये आर से भाई साहब पी पे गया, ठीक है, एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू क्यू, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बोलो? हाँ नहीं, 0 नहीं, 5। इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका फाइनल पोजीशन, सो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? 5, ठीक है। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम आर टू पी एंड देन रिटर्न्स बैक टू क्यू, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर टू पी हो गया आपका कितना? -5, 6 माइनस -5 तो हो गया 11 11 प्लस 6 तो हो गया 17 यूनिट्स हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने का है? 5 यूनिट्स का, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आर एंड क्यू दिस विल बी 5 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर है? ओके। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। Position vector, a vector which represents the position of a point in magnitude and direction with respect to the origin of a coordinate system is known as a position vector। इसको अपन भाई साहब क्या बोलेंगे? Position vector। तो आपका देखो position vector x y z है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो ये x प्लेन में भी है, y प्लेन में भी है और z प्लेन में भी है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? r will be equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, ठीक है, this will be r position vector, ठीक है। Okay, so a vector which represents the position of a point in magnitude and direction with respect to the origin of coordinate system is called a position vector। Displacement vector, a displacement vector represents a straight line directed from initial to final position, ठीक है। It is a difference between the final and initial position vectors, ठीक है, ये भाई साहब डिफरेंस है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे समझो, ठीक है, ये आपका क्या है? एक्स वाई जेड है, ये 0 0 0 है, ठीक है, ऑब्वियसली x का और y का और z का ये 0 0 0 हो गया। p का वैल्यू क्या है? x1 y1 z1, q का वैल्यू क्या है? x2 y2 z2, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x एक्सिस में कितना ट्रैवल किया उसने? x2 माइनस x1 i कैप। y एक्सिस में कितना ट्रैवल किया? y2 माइनस y1 j कैप। और z एक्सिस में कितना ट्रैवल किया? z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो r1 की वैल्यू यहां पे क्या है बोलो? r1 पोजीशन वेक्टर ऑफ p, दैट विल बी r1, दिस विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और r2 की वैल्यू क्या होगी? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो r प्लस s आपका देखो, आपका वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, देखो टेल टू हेड, टेल टू हेड, तो ये भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा, मतलब r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r2, r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r2, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसको इधर लेकर जाएंगे तो r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 करोगे तो x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे जब हम, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ठीक है, इसको अगर जोड़ देंगे तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो r1 प्लस s इज इक्वल टू r2, r1 प्लस s, r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर इज इक्वल टू r2, तो s वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? r2 माइनस r1, ठीक है। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 के क्या। ओके, इस सवाल को करने की और समझने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट।
ओके, चलिए भाई साहब देखते हैं यहाँ पे, a boy starts from his home and walks 500 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है, तो आपका एक बॉय है, स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 500 मीटर ड्यू साउथ, 400 मीटर ड्यू वेस्ट। तो एक उसने साउथ की तरफ कितना मूव किया भाई साहब? अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर ड्यू साउथ। चलिए होम हो गया, ये आपका 500 मीटर ड्यू साउथ है ना, ये 500 मीटर ड्यू साउथ है। एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, क्या है भाई साहब? 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो इसने 200 मीटर इधर मूव किया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? तो 500 प्लस 200 700 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय विल बी हाउ मच? 700। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, ये क्या है भाई साहब? चलिए, पूरा सवाल ठीक से दिया नहीं हुआ है। खैर, यहां पे देखो, ये उसका होम है, उसने यहां पे कितना डिस्टेंस कवर किया भाई साहब? 500 मीटर्स। ठीक है, फिर इधर 400 मीटर है और फिर इधर 200 मीटर है। ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय? ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 500 400 200, इनको ऐड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, ये उसका होम है और ये उसका स्कूल है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 300 है, ये 400 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? SH का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट, सो दैट विल बी 900। ठीक है, प्लस 16, सो दिस विल बी हाउ मच? 25, 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका कितना? 5, और ये एक जीरो इसका और एक जीरो इसका, 500 मीटर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 मीटर्स। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये थीटा, टैन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 400 अपॉन 300, सो दैट विल बी हाउ मच? 4/3। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका 53 आ जाएगा। आपको मैंने पहले भी बोला है कि अगर इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है जहां पे ये 3 और 4 का रेशियो है, जहां पे 3 और 4 का रेशियो है, तो ये 3 का जो साइड है वो तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, तो आपका इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा 37 का, और भाई साहब इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो होगा 53 का। ठीक है, लार्जर साइड लार्जर एंगल, स्मॉलर साइड स्मॉलर एंगल, तो आपका भाई साहब इसके उसमें होगा 53 37। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 4/3, जिसको अपन 53 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। ठीक है, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर? 400 आई कैप माइनस 300 जे कैप। देखो 400 आई कैप क्यों? 400 आई कैप मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है ना, देखो किधर जा रहे हैं आप? एक्स एक्सिस किधर है? इधर है, तो इधर अगर पॉजिटिव आई कैप है तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव आई कैप है कि नहीं? तो ये हो गया आपका -400 आई कैप। और भाई साहब आप इधर आए हैं कितना? 300 से, तो -300 जे कैप। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, डिस्टेंस आपका भाई साहब बहुत हो जाएगा, 500 प्लस 400 प्लस 200, दैट इज 1100 मीटर्स। ठीक है, क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसको लिख लीजिए। आप लोग बिल्कुल भी नोट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, यू आर नॉट हियर। डिस्टेंस कवर्ड आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा? देखो ADB, दिस इज बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड। ये हो गया आपका आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R इंटू थीटा। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, देखो L इज इक्वल टू R थीटा होता है, तो आर्क लेंथ दैट इज ADB, ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R थीटा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई साहब आपका? AB, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है AB। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो AC की वैल्यू OA sin थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में देखो भाई साहब, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑब्वियसली, तो ये वाला कितना हो जाएगा? भाई जाके नाच लेना यार, जाके नाच ले। ये कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, और ये हो गया आपका थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे AC इस ट्राइंगल में देखो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन OA इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, OA साइन थीटा बाई 2, और OA की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी हो गई, R साइन थीटा बाई 2, AC की वैल्यू R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। आर बी क्लियर? ये हो गया AC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही सेम। तो पूरा AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, R साइन थीटा बाई 2 प्लस R साइन थीटा बाई 2, सो दैट विल बी हाउ मच, 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। मिनट हैंड भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम 6 AM to 6:20। बताइए भाई साहब कैसे करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 6 से 6:20 तक, ये 6 बजेगा और 6:20 मतलब कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 10 सेंटीमीटर। तो ये भाई साहब ऐसे जा रहा है, ये आपका आ गया कहां पे, यहां पे, है ना। ये हो गया कितना भाई साहब, ये 6:20 हो गया। मिनट हैंड कितना लेंथ है इसका भाई साहब, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। कितना एंगल कवर कर रहा है, बताइए एंगल कितना कवर कर रहा है भाई साहब। देखो आपके कितने डिविजन्स हैं, 12 डिविजन्स का कितना है भाई साहब, 360 है कि नहीं। जब ये 20 तक पहुंचा है, मतलब 5 तक पहुंचा है ना, 5 तक भाई, 12 से 20 ना, 6:20 है। देखो 6 AM to 6:20 AM, हाँ सॉरी 4 तक पहुंचा है, ठीक है। तो 12 का 360 है, तो 1 का कितना होगा, 360 बाई 12। तो 4 का कितना होगा भाई साहब, 360 बाई 12 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया आपका 120 डिग्रीज, हो गया भाई साहब। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब, ये लेंथ कितना हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपने अभी पढ़ा कितना होता है, 2R साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो आप कर लो यहाँ पे 2 इंटू R भाई साहब आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये यहां से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेंथ ऑफ द पाथ कितना होगा, R थीटा होगा, लेंथ ऑफ द पाथ विल बी R थीटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2R साइन थीटा बाई 2। अभी हमने देखा, तो 2 इंटू R साइन थीटा बाई 2, साइन कितना 120 बाई 2, सो दिस विल बी 2 इंटू 0.1 इंटू साइन आपका कितना हो गया 60, तो 2 इंटू 0.1 अंडर रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 0.1 अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 बाई 10 मीटर, सो दिस विल बी बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का वर्ड कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू R थीटा होता है, तो R की वैल्यू कितनी है 0.1, और थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब, थीटा की वैल्यू है, देखो यहां पे ना थीटा को रेडियंस में लेना पड़ेगा, ठीक है। रेडियंस में लेना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना है, 120 डिग्रीज है ना, 120 डिग्रीज कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 120 रेडियंस। 4 3 जा 3, 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। ये हो गया 2 पाई बाई 3। तो R थीटा मतलब कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू R थीटा, दैट विल बी 0.1 इंटू 2 पाई बाई 3, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2 पाई 0.2 पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका 2 बाई 30 पाई 15, तो ये हो गया आपका पाई बाई 15 मीटर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके, ठीक है। आज जाइए, आज मैं जल्दी छोड़